हेलो बच्चों, आगे चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में और एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट एफ एक्स satisfy fx xy is equals to fx plus f of y for all x comma y belonging to R, then find fx. सॉल्यूशन। देखो, ऐसे वाले केस में जिसने ये वाला टॉपिक पहले पढ़ रखा होगा तो वेन एवर आई आस्क दिस इन द क्लास, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मुंह से क्या निकलता है कि ये तो ln ए बी बराबर ln ए प्लस ln बी जैसी चीज़ हो गई, तो वो बोलेंगे फंक्शन ln x होगा। ये ठीक है, विच इज़ रॉन्ग इस वाले केस में, क्योंकि इसने बोला कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अगर ln x होता तो वो ये लिखता ही नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मतलब नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वाले के लिए तो हम ln mod x बोल सकते हैं, फंक्शन ln mod x होगा। जीरो से प्रॉब्लम है, ये ठीक है, मॉड लगाओ भले ही मत लगाओ, लॉग के अंदर जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इस वाले केस में देखो, ये एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। इफ आई पुट y इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये ऐसे हो जाएगा। जीरो तो रख ही सकते हैं, एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हैं। तो एफ जीरो बराबर एफ एक्स प्लस एफ जीरो। अब एफ जीरो का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, डिफाइन तो हो गई होगा वो, तभी तो वो ये लिख पाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। मतलब इसमें एक्स और वाई कुछ भी रखो, एवरी टर्म शुड बी डिफाइंड, देन ओनली इट विल मेक सेंस। तो डिफाइन होगा तो ये कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, हमने वाई को जीरो रखा, एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स हो गया तो यही हमारा फंक्शन हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस बोले फंक्शनल रूल में। पहला हमने बोला कि एक ही आर्ग्यूमेंट है, कि एक जगह मान लिया एफ ऑफ एक्स लिखा है, दूसरी जगह एफ ऑफ वन माइनस एक्स लिखा है, फिर हमें फंक्शन निकालना है, ठीक है। और एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि दो तरह के आर्ग्यूमेंट लिखे हैं एफ, मतलब पहले वाले केस में तो हम ऑफकोर्स क्या करेंगे, एफ के अगर दो टर्म प्रेजेंट है तो उनको वी विल ट्राई टू इंटरचेंज, और इंटरचेंज करने के बाद एक, मतलब इंटरचेंज में हम कोशिश करेंगे इंटरचेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि हर बार इंटरचेंज ही होगा। अगर इंटरचेंज नहीं होगा तो देखो, क्वेश्चन में अगर एक फंक्शन रूल ऐसे लिखा है तो इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी निकलेगी चीज़ वो यहीं से निकलेगी। तो अगर मान लिया हमने एक बार फंक्शन रूल यूज़ किया, वो हमारा यूज़ नहीं, मतलब वो काम का नहीं आया, फिर हम उसी फंक्शन रूल में कुछ और सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे करके। तो पहला तो ये हो गया जिसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट था और दो एफ के टर्म थे, दो एफ के टर्म थे, और क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, x को कुछ सब्स्टिट्यूट करके एक नया इक्वेशन बनाया। नए इक्वेशन और पुराने इक्वेशन से आई वुड लाइक कि एक f का टर्म कैंसिल हो जाए और दूसरा f का टर्म बच जाए, वहाँ से एफ एक्स आ जाएगा। ये पहले टाइप का हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें दो तरह के आर्ग्यूमेंट थे, एफ एक्स प्लस एफ वाई, और उसमें एक्स वाई के अलावा भी, मतलब f के अलावा भी टर्म प्रेजेंट था। तो उसमें भी बाई चांस हमने मान लिया कोई x का वैल्यू रखा या y का वैल्यू रखा, उसमें हमने क्या बोला था कि हमारी कोशिश क्या होगी कि आई विल ट्राई कि जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें एक f के अंदर तो वेरिएबल बचे और बाकी जितने भी f हैं वहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल ना बचे, ठीक है, उन सब f के अंदर कांस्टेंट आ जाए। तो x और y की कुछ कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, मैंने y0 रखा तो एक f के अंदर तो वेरिएबल बच गया x और बाकी सब जगह कांस्टेंट आ गया। दो इसमें f के अलावा कोई टर्म और नहीं है, ठीक है। फिर जो तीसरी तरह के जो फंक्शनल रूल होगा उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ करेंगे। अच्छा, जब डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ करेंगे तो इट शुड बी गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल,
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, लेट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस जीरो, देन फाइंड एफ एक्स। ठीक है, ये मान लिया क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, इसमें दो एफ का टर्म है एंड सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही है और कुछ नहीं है। इसको आई कैन राइट ऑन वन अपॉन वन माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में इस रिलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी हम करेंगे यहीं पे कुछ रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x की जगह ये वाला आर्ग्यूमेंट रख दिया, वन माइनस वन ओवर एक्स। तो ऐसा करने से ये टर्म तो हो जाएगा एफ ऑफ वन ओवर वन ओवर एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यही रखा है इफेक्टिवली। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, बराबर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ये वाला एक्स ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लिया तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बराबर, इधर लिया तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल, माइनस वन से नीचे कैंसिल कर दिया तो इसको ऐसे लिख लिया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसे था कि अगर ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ वन माइनस एक्स है, तो जब हम एक्स की जगह वन माइनस एक्स रखते थे तो ये दोनों पलट जाते थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एफ ऑफ वन माइनस एक्स पलटने के बाद जो नया इक्वेशन आया उसमें से और जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें से एफ ऑफ वन माइनस एक्स हटा दिया और वहाँ से एफ एक्स आ गया। अभी तक तो ये हो रहा था। ठीक है, तो पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं अलग से, एक्स प्लस वन, मतलब एक इक्वेशन तो हो गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन वन हो गया। और दूसरा इक्वेशन ये आ गया, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया था कि यहाँ पे अगर मैंने ये क्रिएट करने की कोशिश किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा था। ठीक है, फिर हम इसको एलिमिनेट कर देते तो आ जाता। बट इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि यहाँ जब हम पहली जगह पे जब हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया तो दूसरी जगह पे पहला आर्ग्यूमेंट आने की बजाय कोई तीसरा आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि जो अभी तक हम कर रहे थे वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। बट हम अब देखो करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मान लिया ये सिंपली इंटरचेंज होता, यहाँ पे मान लिया एक्स आ जाता तो जब हम इसको हटाने चलते तो घटाते, अगर इसको घटाते तो ये भी कैंसिल हो जाता, फिर तो कुछ बचता ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इसलिए अब हमने क्या किया, एक्स की जगह वन ओवर वन माइनस एक्स रखा। ठीक है, तो ये वाला पहली जगह कितना हो जाएगा, वन ओवर वन माइनस एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन माइनस वन ओवर एक्स लिख सकते हैं इसको, और उसमें एक्स की जगह ये रख दिया वन ओवर वन माइनस एक्स बराबर वन ओवर वन माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आ गया एफ ऑफ वन ओवर वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो वन माइनस एक्स आएगा, वन वन कैंसिल तो केवल एक्स बचेगा, और इधर हो जाएगा टू माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। देखो इसमें आर्ग्यूमेंट वन आर्ग्यूमेंट टू है, इसमें टू और थ्री है, इसमें थ्री और वन है। अब हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ के सेकंड घटा दें तो इन दोनों को जोड़ने से
जो सेकंड के अंदर और थर्ड को घटाने से ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल fx बचेगा। तो दिस विल इम्प्लाई 2fx बराबर फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा है तो x+1 प्लस इसको जोड़ा है तो इसको लिख सकते हैं x-2 अपॉन x-1 प्लस थर्ड को इसको घटाया तो -2x-1 अपॉन x, ये आ गया। और दिस विल बी fx इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा x² -1 तो प्लस x-3 अपॉन x-1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आंसर आएगा, मतलब fx जो है वो कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है, दैट यू कैन वेरीफाई। fx की जगह यहाँ पे रख के देखा कि fx तो ये हो गया x-1 अपॉन x के लिए, इसी में x की जगह x-1 अपॉन x रखा, उसको यहाँ पे रखा, फिर कट पिट के अगर x+1 आ गया तब तो ये एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो दैट यू आर सपोज टू चेक योर सेल्फ, ये ठीक है, वेरीफाई योर सेल्फ विद ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन, लेट fx satisfy for all x comma y belongs to R, then find fx। ठीक है, solution। इसमें जो लिखा है f f f 3 टर्म लिखा हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2x माइनस वाई को एक मिनट के लिए हमने x+2y के बराबर किया, तो दिस इम्प्लाइज अगर इसको इधर ले जाएं इसको इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 3y। तो इसमें हमने पुट कर दिया, पुट x बराबर 3y, ये ठीक है। ये हमने बोला कंसीडर, कंसीडर का मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ हमने अपने दिमाग में किया। क्यों किया? इस आर्ग्यूमेंट और इस आर्ग्यूमेंट को बराबर किया तो उससे क्या होगा, x बराबर 3y आ गया। ठीक है, x की जगह 3y रख दिया तो उससे क्या होगा, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाएंगे तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट रेड ऑफ f। तो इसलिए इसमें रखा, तो x की जगह 3y रखा तो 3y प्लस y 4y। ठीक है, प्लस f ऑफ x की जगह 3y रखा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5y, ये भी हो जाएगा 5y। x की जगह 3y रखा तो ये 9y² प्लस 15y² प्लस 7y, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया f ऑफ 4y बराबर 24y² प्लस 7y, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने वापस क्या कर दिया, 4y को फिर x बोल दिया। अब ये तो रिलेशन हो गया, इसमें y रखो, t रखो, z रखो, x रखो, कुछ भी रखो, दिस विल होल्ड। मतलब इसको अपनी पुरानी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं कि x के हमने किसके बराबर रखा था, बिकॉज एट ईच स्टेप वी आर राइटिंग फॉर ऑल एक्स वाई। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू R। अब इसमें y कुछ भी रखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4y की जगह वापस x रख दिया, तो f ऑफ x बराबर, मतलब y की जगह x/4, तो 24 y की जगह x/4 का होल स्क्वायर प्लस 7 y की जगह x/4। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 16। तो अगर ये आ जाएगा 16 तो 3/2 x² प्लस
7/4x ये आ गया, ठीक है। 16 जो आएगा और 24 आ गया, इसको 8 से कैंसिल कर दिया और बाकी ये लिखा हुआ है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स बराबर 3/2x² प्लस 7/4x। तो देखो क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिखा है, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑलमोस्ट श्योर बात क्या है कि गलती होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया कुछ भी, तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब हम चेक करते हैं इन कंसिस्टेंसी के लिए। एफ एक्स हमारा कितना आया, 3/2x² प्लस 7/4x ये आया, और ओरिजिनल इक्वेशन उसने क्या लिखा था, प्लस एफ ऑफ x प्लस वाई 2x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 2x माइनस वाई बराबर एफ ऑफ x प्लस 2y, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y ये लिखा था। तो अब हम इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई, ठीक है। एफ एक्स हमने यहाँ रख दिया, इसने क्या बोला कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका स्क्वायर किया और साथ में 3/2 लिख लिया और आर्ग्यूमेंट के साथ 7/4 लिख दिया। तो इस रूल से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3/2 आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर प्लस 7/4 आर्ग्यूमेंट ये हो गया, प्लस ऐसे यहाँ पे 3/2 आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर मतलब 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 7/4 2x माइनस वाई बराबर 3/2 x प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7/4 x प्लस 2y ये हो गया, एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y। अगर ये कंसिस्टेंट है तो दोनों तरफ 0 बराबर 0 आना चाहिए, सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए एग्जैक्टली। मतलब अगर मान लिया दोनों तरफ कट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक x का क्वाड्रेटिक बच जाए तो दैट इज़ नॉट अलाउड। हम ऐसा नहीं कि हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने बैठ जाएं। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल xy। ऑल xy का मतलब क्या है, दिस शुड बी एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब x की हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बोला कि 99% 99.99% क्या है कि ये नहीं होगा कंसिस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या लिखा होगा, 3/2, ठीक है। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा और वो कितना आ जाएगा, प्लस 6, क्योंकि 4 आएगा बाई 2 हो गया, 6 आ गया। उधर से ये जो एक्स स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा -3/2 बिल्कुल, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आएगा, -1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ कुछ आएगा, एक्स वाई के साथ कुछ आएगा, एक्स के साथ कुछ आएगा, प्लस वाई के साथ कुछ आएगा, प्लस कांस्टेंट बराबर 0। इतने ही टर्म्स आएंगे टोटल। तो हमें बाकी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल एक्स स्क्वायर से ही दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट 0, नॉट 0। उसका होना कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर रहेगा, दिस इम्प्लाइज इट कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी, hence there is no such fx which satisfy the given equation। ये ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि फिर ये क्वेश्चन क्यों किया। लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये मान लिया सेटिस्फाई हो जाता या सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऊपर की लॉजिक और थॉट प्रोसेस तो सेम ही रहा ना, तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए हम वो समझाने की कोशिश करें, रादर देन के एग्जैक्टली आंसर क्या रहा है। आंसर तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये ठीक है। नो सोल्यूशन इज़ ऑल्सो ए सोल्यूशन, ये समझाते हैं। जैसे इस वाले केस में उसने लगा एफ बताओ, हमारा आंसर आया नो सोल्यूशन, तो कुछ ऐसा तो नहीं इन्फीरियर आंसर है, दिस इज ऑल्सो ए परफेक्टली वैलिड आंसर। इसमें भी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 4 मार्क्स ही मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि नो सोल्यूशन नहीं आया तो
मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, और वो क्या है, फाइंडिंग फंक्शंस यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसमें हम ऐसे करेंगे। मतलब उसने कोई भी इसी तरह का फंक्शन दे रखा होगा, बस इस वाले केस में क्या है, उसने ये दे रखा होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये गिवन होना चाहिए। ठीक है, तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेस हैं और दोनों अप्रोच हम डिस्कशन करेंगे। एक डिफरेंशिएशन वाले मेथड से है और एक फर्स्ट प्रिंसिपल वाले से। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाले से बहुत जल्दी आंसर आ जाए, और बाकी 90% ऑफ द टाइम डिफरेंशिएशन वाले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले से आंसर जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होगा, हमें थोड़ा सा कम दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, मेथड 1 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मेथड 2 यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या हो गया, राइट एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या हो गया, कन्वर्ट राइट हैंड साइड यूजिंग गिवन फंक्शनल रूल in the following form, that is f dash x is equals to राइट हैंड साइड पे एक तो किसी नोन पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ए क्या है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, एफ डैश 1 एफ डैश 0 एफ डैश 3 कुछ भी जो बन जाए ये, ठीक है, इनटू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स, ये जनरल फॉर्म है। मतलब एक तो एफ डैश ए टाइप बन जाएगा और एक सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड जिसके अंदर एक्स और एफ एक्स इन्वॉल्व होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा अगेन क्वेश्चन। ठीक है, यहां से बेसिकली वी विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है, इन एक्स एंड एफ एक्स। ठीक है, इधर क्या होगा, स्टेप 1 डिफरेंशिएट the given equation with respect to x। ठीक है, स्टेप 2 put x is equals to something, ठीक है, टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन
इन y एंड f डैश y। ठीक है, अब देखो कभी कभी तो ये आराम से काम कर जाएगा। अगर ये करने में दिक्कत हो रहा है तो ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शनल रूल with respect to y and eliminate f dash then eliminate f dash of joint expression फ्रॉम दिस एंड स्टेप 1। अब इसका मतलब क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है। तो पहले तो हमने क्या किया, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, मतलब वाई को कांस्टेंट मान के। फिर हमने एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब जो फंक्शनल रूल होगा वो कुछ ऐसे होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, कुछ ऐसे करके, या एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। मतलब उसमें एक एफ का टर्म ऐसे होगा जिसमें x और y दोनों ही इन्वॉल्व होगा। अब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में, तो f डैश एक्स प्लस वाई, अगर f ऑफ एक्स प्लस वाई ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो f डैश एक्स प्लस वाई आएगा दोनों जगह पे। ठीक है, मतलब y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करने पे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे दोनों टाइम पे सेम एक्सप्रेशन आएगा जिसके अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व, उसको हटा दो। ठीक है, और फ्रॉम स्टेप 1 ये, ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। टू गेट ये, ठीक है, यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए चैप्टर तो कैलकुलस में आगे चल के आएगा, इनफैक्ट कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। बट अभी के लिए तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में एक क्वेश्चन है। बट हमारे पास अभी के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको हम ये बोल सकते हैं, हम क्वेश्चन ही ऐसे लेंगे ईजी बने ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व हों। तो अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखा जिसमें dy बाई डी एक्स भी आ रहा है और x और y भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। x और y का आना जरूरी नहीं है। अगर मान लिया मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर 1, बस dy बाई डी एक्स बराबर 1, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों, ये ठीक है, एक्स और वाई आए ना आए किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन होगा जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन टफ बन रहा होगा वो फिर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये वाला जो लेक्चर है ये मैंने पहले ही बोला था, ये थोड़ा एडवांस वाली साइड पे है। तो अगर कोई बच्चा बैकलॉग से जूझ रहा है या फिर उसके पास टाइम की कमी है तो ही कैन स्किप दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट, अगर मेरे को एफ डैश ए लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, अब देखो एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो अगर एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ठीक है, तो एच तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम एच हो, टी हो, जेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे जाना इज ईजी, उल्टा जाने में हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई हमारे पास लिमिट आ जाए
तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि वो किसका एफ डैश बन रहा है, ठीक है, एफ डैश किस चीज़ का बन रहा है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आना चाहिए कि अगर मान लिया हमारे पास कुछ ऐसे लिमिट आ जाए, ये ठीक है, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग, ये ठीक है, यहां आ जाए कुछ भी, सम वेरिएबल इन एच, मतलब ये चीज़ चेंज हो रहा है, बिकॉज एच चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ जाए कोई फिक्स्ड नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो मान लिया एच आएगा। अगर हम सबसे पहले एफ डैश एक्स लिखेंगे, ये क्यों बताया जा रहा है, इस स्टेप के लिए, फर्स्ट क्या था, एफ डैश एक्स लिखा, ठीक है। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ इफ वी हैव दिस देन इट मे बी। अब हम देखेंगे कौन कहाँ जा रहा है। मान लीजिए ये वाली जो चीज़ है वो के को जा रहा है, ठीक है, और ये फिक्स्ड नंबर मान लिया सी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं सी विच इज़ ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो अगर ये नंबर पूरा के की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एच जीरो को जा रहा है, तो इट मे बी एफ डैश के। ये नंबर जैसे इस वाले केस में अगर एच जीरो को जा रहा है तो ये नंबर कहाँ को जा रहा है, ए, तो जिस तरफ जा रहा है उसी का ये डेरिवेटिव बना है। पहला तो ये हो गया, प्रोवाइडेड एफ ऑफ के इज सी। अगर ये के को जा रहा है, मान लिया ये 5 को जा रहा है, तो यहाँ से मेरे दिमाग को क्या हिंट मिलेगा कि ये शायद एफ डैश 5 बनेगा, पहली बात। फिर जो भी यहाँ नंबर लिखा है, मान लिया 7 लिखा है, तो फिर ये वाला मेथड आगे काम करेगा अगर एफ ऑफ 5 7 है। तो अगर ये एफ ऑफ 5 7 है तभी हम यहाँ पे एफ ऑफ 5 लिख पाएंगे, तभी ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है, अगर ये के को जा रहा है तो के को जा रहा है तो के प्लस समथिंग जो होगा, ठीक है, के को अलग निकाल लिया, प्लस समथिंग जो बचा वो एच का काम करेगा, तो उसी से हम नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है वो अभी पता लग जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of x plus y बराबर fx plus fy for all x comma y belonging to R and f of 2 is equals to 7, then find fx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू हो गए सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या था कि हमेशा एफ डैश एक्स लिखो, ये ठीक है, राइट एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से। मेथड 1 यूज़ करें, पहले तो मेथड 1 यूज़ करें, तो ये तो हमेशा ही आएगा चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो। ये ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी जस्ट लाइक दिस, चाहे फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, अगर हम मेथड 1 से करें तो ये तो हमेशा ही आएगा। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब हमने फंक्शन रूल लगाया। फंक्शन रूल क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो एफ ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्लस सेकेंड आर्ग्यूमेंट बराबर एफ ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्लस एफ ऑफ सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, ये ठीक है, फंक्शनल रूल लगा के अपॉन एच, ये हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एच अपॉन एच, ये आ गया। अब देखो एच अगर 0 को जा रहा है तो ये जो एच है ये वेरिएबल टर्म है,
ये वेरिएबल टर्म है तो ये यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब ये इस f का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, इस पूरे आर्ग्यूमेंट में बेसिकली h ही है और कुछ है ही नहीं। ये कहाँ जा रहा है? 0 को। तो उसने हमें क्या हिंट दिया कि शायद ये f'0 बनेगा, पहली बात। फिर f के अंदर जो वेरिएबल टर्म है उस टर्म को छोड़ के उसमें से आगे क्या घटा रखा है, तो यहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो आगे क्या है? -0 लिखा है ये, तो f'0 0 होना चाहिए, ठीक है। पहली बार तो ये f'0 बनेगा। अगर f'0 बनेगा तो यहाँ पे हमें f'0 चाहिए होगा, ठीक है। अगर ये f'(a) बनेगा तो यहाँ f(a) चाहिए हमें। अच्छा, f'0 0 होना चाहिए तो ये प्रूव करना पड़ेगा, ये हम मान नहीं सकते अपनी तरफ से, ठीक है। और प्रूव करने के लिए हमारे पास केवल यही दो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। तो इसने तो f'0 बताया नहीं। तो अब हम वापस क्वेश्चन के पास गए। कंसीडर f(x + y) बराबर f(x + f(y) नाउ गिवन, ये ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इसमें हमने x बराबर y बराबर 0 रख दिया, तो ये हो गया f'0 + f'0 f'0, तो एक f'0 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज f'0 बराबर 0। फर्स्ट, जब देखो f'0 बराबर 0 आ गया तो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ क्या लिखा था? ये h लिखा था -0/h, ठीक है। अब इसको हमने डैश वाली फॉर्म में ले आए, ठीक है। f ऑफ h/h लिखा था, अब f'0 0 है तो यहाँ बेसिकली 0 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा लिखने से ये बेसिक डेफिनेशन कौन सा हो गया? f'0, ठीक है। f'0 का मतलब क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव एट x = 0। जैसे मान लिया मैंने बोला कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 0 पे, तो sin x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos x आएगा। उसमें जब x बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। तो 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है। sin x एक फंक्शन है, उसमें मैं x की अगर अलग अलग वैल्यू रखूं तो ऑफकोर्स आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़। उसका डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है, उसमें भी sin x का डेरिवेटिव cos x है, वो भी एक फंक्शन है। उसमें भी अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखें तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़। बट अगर उसमें हमने एक कांस्टेंट रख दिया डिफ्रेंशिएट करने के बाद, जैसे 0 रख दिया, तो फिर उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर आएगी। तो मान लिया ये नंबर k है से, तो ऐसा करने से ये हो गया f'(x) बराबर k। ये हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी यहाँ बात चल रही थी। तो उसने बोला कि f'(a) के टर्म्स में, f'(x) को f'(a) के टर्म्स में लिखो, तो यहाँ पे f'(a) बेसिकली हमारा क्या बना? f'0 बना। और साथ में कोई फंक्शन x और f(x) का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि डैश हटाना है, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) बराबर kx + c आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखो k और c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये जानने के लिए क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक तो हमने ये निकाला था f'0 बराबर 0, एक क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि f2 बराबर 7, ये बता रखा है f2 बराबर 7। इन दोनों को हमने यूज़ किया। तो अगर इसमें हमने x बराबर 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा? f'0 बराबर 0 + c, और f'0 का वैल्यू 0 है, तो इसने हमें बताया कि c 0 आना चाहिए। f(2) का वैल्यू 7 है, तो x बराबर 2 रखने पे ये हो जाएगा f(2) बराबर 2k + c, और इसका वैल्यू 7 है, तो यहाँ से k बराबर कितना हो गया? 7/2। c तो 0 है, यहाँ से ये वैल्यू है, सही है। तो इनको जब हमने बैक सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली f(x) कितना आ गया? 7/2x, ये आ गया, ठीक है। अगर देखो हम वेरीफाई करना चाहें तो
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या निकला था, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स क्या है 7/2x, मतलब आर्ग्यूमेंट जो भी लिखा है उसमें साथ में 7/2 लिख दो। तो उस हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस वाई है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके आगे 7/2 लिखना है। तो 7/2 एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 7/2 एक्स, ये हो जाएगा 7/2 वाई। ये देखो 0 बराबर 0 है, ये वेरीफाई है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7/2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमें हर बार वेरीफाई करके देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, तो उसको मैं बोलूँगा पहले तुम पूरा पुराना लेक्चर देखो। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बताया था कि देखो अगर क्वेश्चन में उसने कुछ ऐसे करके बोला है कि एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, ये ठीक है, और चारों ऑप्शंस में नंबर्स दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि मेरे को ये वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हम वेरीफाई करते कैसे हैं। ठीक है, आई नीड नॉट टू वेरीफाई इफ़ ऑप्शंस आर सच दैट, क्योंकि अगर ये मान लिया वेरीफाई नहीं हुआ और उसने ऑप्शन में सब जगह नंबर ही दे रखा है तो बोनस हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो मैं इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ। बट हाँ, अगर उसने बोला है कि एफ ऑफ 5 ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बी ऑप्शन में कुछ दे रखा है, सी ऑप्शन में कुछ दे रखा है और डी ऑप्शन में उसने लिख रखा है देयर इज़ नो सच एफ एक्स, देन आई नीड टू वेरीफाई कि ऐसा तो नहीं कि वो फंक्शन ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी को अगर हम मेथड 2 से करें तो देखो कितना आसान है। ये फंक्शनल रूल दे रखा है, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए। सही है, देखो यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r। यहाँ पे जो y है वो हमारा ग्राफ वाला y नहीं है, यहाँ तो y कोई भी वेरिएबल है। इसने तो क्या बोला है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r मतलब x की वैल्यू हमने कुछ भी रख दिया, उसके बाद तुम y कुछ भी रखते रहो, y इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन x। जो तुमने पहले कहीं डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा होगा उसमें ऐसा पढ़ा होगा कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx भी लिखते हैं साथ में। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ हम बोलते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y और x आपस में रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ मान लिया y³ बराबर x, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसमें तो x और y एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। द मोमेंट आई विल फिक्स x, y का वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ x अलग है y अलग है, y को x से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे y इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x, y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, x चाहे कुछ भी रखो, y अपना अलग वेरिएबल। तो इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इतना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, चेन रूल से x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो f को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, फिर अंदर जाके x प्लस वाई को डिफरेंशिएट किया तो 1 + 0 आएगा, 1 + 0 इज़ 1, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये आ गया f' x + y बराबर f' x आ गया। ठीक है, तो अब हमने देखो यहाँ क्या बोला था कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x बराबर कुछ रखो और कोशिश करो कि y में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। अगर बन गया तो अच्छी बात है, वरना फिर ये वाला काम भी कर सकते हैं कि हम y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करें और फिर इन दोनों से जो f का जॉइंट आर्ग्यूमेंट है उसको एलिमिनेट करें। तो इस बार देखो पहले वाले से ही काम चल जाएगा। जॉइंट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये था, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ से तो काम चल जाएगा, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को वापस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते और f' x + y वाला टर्म एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन से। यहाँ तो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ तो आई विल पुट x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे, तो 1 भी रखोगे तो भी चल जाएगा, बट 0 रखने से सिंगल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा f' y।
हर जगह नहीं चल जाएगा। क्या रखेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में वो प्रैक्टिस से आ जाएगा धीरे धीरे। f-0 ये जो चीज़ है ये बेसिकली हम यहाँ पे आ गए। f-y बराबर f-0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो इसको हमने k बोल दिया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज f-y बोलो या वापस f-x बोल दो। अब तुम ये बोलो ना x को तो हमने 0 रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। f-y बराबर कांस्टेंट आ गया फॉर ऑल y। अब y का नाम k लो, z लो, t लो, x लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने वापस x बोल दिया। इसके आगे सेम एज ऑन लेफ्ट, ठीक है। जैसे इसके आगे ये प्रोसीजर क्या है उसके आगे वैसा ही करना है, यहां से डू इट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये हो गया। फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड f(x) if it satisfy for all x y belonging to R and f of 3 is equals to 60। सॉल्यूशन ये ठीक है। और ये सब दे रखा है कि गिवन f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर देखो डिफरेंशियल फंक्शन नहीं बोला होगा तो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम टाइम सेकंड मेथड इज प्रेफरेबल, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगेन जैसा हमने पहले बोला था कि अगर मान लिया कि फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं दे रखा, ठीक है, तो भी हम डिफरेंशिएट करके एक फंक्शन निकालने मान लिया और मेरे को एक पता लग जाएगा कि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और जो भी क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा पता लग जाए तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को लेके हम ऑप्शंस को रिजेक्ट तो कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था। तो दैट में ऑल्सो भी हेल्पफुल कि कभी कभी हम फंक्शन को देख के तुक्का मारेंगे ये तो यार ये वाला फंक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें गड़बड़ क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो मैंने फंक्शन सोचा है उसके अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। बट अगर मैंने जो फंक्शन सोचा है वो सही सोचा है, मतलब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर हम उस सोचे हुए फंक्शन की हेल्प से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ये इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बट अगर कुछ चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते कि वो सही है। हो सकता है कि केवल वो मेरे फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही हो, इस इक्वेशन का हो सकता है कोई और भी सोल्यूशन हो जिसके लिए वो सेटिस्फाई ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। खैर हम तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया f'(x + y), जो अभी मैंने बोला कि और किसी के लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा हो तो फिर भी मतलब कहने का मतलब क्या था कि हम ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं। बट अगर 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए दैट इज़ गुड इनफ, एक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अगेन y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये 0, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ये आ गया, ठीक है। इसमें फिर हमने x बराबर 0 रख दिया तो ये f' x आ गया, ये f'
सॉरी x की जगह 0 रखा है तो ये f डैश y आ गया, f डैश 0 प्लस 2y, इसको हमने कांस्टेंट बोल दिया से, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया f डैश y बराबर 2y प्लस के। y बोलो x बोलो t बोलो कुछ नहीं, तो f डैश x बराबर 2x प्लस के, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इंटीग्रेट कर लिया। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो भी फिजिक्स से शायद इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि इसका इंटीग्रेशन fx आएगा। बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर अभी इंटीग्रेशन तक का वेट करो, फिर ये लेक्चर छोड़ सकते हो। x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस k का डेरिवेटिव k का इंटीग्रेशन kx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आ गया। ठीक है, तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस c इतना आ गया। अब देखो इसमें k और c का जो वैल्यू है वो हमें देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेबल है या नहीं है। k की वैल्यू और c की वैल्यू डिटर्मिनेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिटर्मिनेबल नहीं है उसका ये मतलब नहीं कि आंसर नहीं आएगा, उसका मतलब क्या है कि फिर इनफाइनाइट आंसर्स आ गए, फिर k और c कुछ भी रखो। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि k और c डिटर्मिनेबल है या नहीं है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे ये दे रखा है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 16, ये यूज़ करके एक तो कुछ चीज़ आ जाएगी, दूसरा फंक्शनल रूल के साथ भी हम वेरीफाई करेंगे हमेशा। ठीक है, k और c की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको पहले हमने वेरीफाई किया, तो उससे क्या आएगा कि अगर k और c का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा होगा ये, ठीक है, फंक्शन रूल की हेल्प से, तो वो भी निकल सकता है। तो वेरीफाई फ्रॉम फंक्शनल रूल। अब ये देखो मैंने कई बार बोल दिया है, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फंक्शनल रूल का मतलब क्या है कि 2xy, ये डेफिनेशन लगाया, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको स्क्वायर किया, kx के साथ लिखा प्लस c, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x प्लस वाई है तो उसको स्क्वायर किया प्लस k के साथ लिखा x प्लस वाई प्लस c। ये अगर fx ये है तो f ऑफ x प्लस वाई इतना होगा, फिर fx कितना होगा, यही होगा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। ये ठीक है, c बस ऐसे ही लिख दिया। ये f ऑफ y मतलब x की जगह y रख दिया प्लस के वाई प्लस सी प्लस 2xy प्लस 2xy, ये हो गया। अब देखो इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy ऐसे कैंसिल हो गया। ये के एक्स के वाई, के एक्स और के वाई कैंसिल, ठीक है, एक सी भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली सारा कैंसिल होके कितना बचा, c बराबर 0। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये c 0 है, तो दैट वुड इम्प्लाई अब हमारा fx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 16, वो यूज़ किया, तो x बराबर 3 रखा, तो fx या f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 16, तो x बराबर 3 रखने पे यहाँ पे f ऑफ 3 16 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर 3 रखने पे ये कितना हो जाएगा 9 प्लस k इंटू 3। सही बोला है? हाँ, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/3, तो दैट इज़ 7/3। तो अच्छा, इसमें जब हमने फंक्शन रूल के साथ चेक किया तो c बराबर 0 आया, k पूरा कैंसिल हो गया, k का कोई रोल नहीं आया। तो रोल नहीं आया इस बात का मतलब क्या है कि k की हर वैल्यू के लिए इट इज़ ट्रू। तो फाइनली fx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स, ये हो गया हमारा फंक्शन डिटरमाइन। दिस इज द फंक्शनल रूल। ठीक है, ये
एक एग्जांपल और हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन फाइंड एफ एक्स इफ इट satisfies, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। ये ठीक है, पहले तो हम यही सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स वाई। चेन रूल से एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, और y तो कांस्टेंट है, तो ये ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जो एफ डैश वाले जो दो टर्म हैं, एक के अंदर कांस्टेंट आ जाए और दूसरे के अंदर वेरिएबल रहे। तो देखो, अगर मैंने एक्स के लिए 0 पुट किया तो दोनों के अंदर ही कांस्टेंट आ जाएगा, ये ठीक है। ये भी एफ डैश 0 हो जाएगा, ये भी एफ डैश 0 हो जाएगा, वो तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स की जगह 1 रख दिया ताकि ये आर्ग्यूमेंट बचा रहे। तो x की जगह 1 रखने पे ये कितना हो जाएगा, एफ डैश वाई इंटू वाई बराबर, x की जगह 1 रख दिया, ये हो गया एफ डैश 1 इंटू एफ ऑफ वाई। अब एफ डैश 1 कितना है, एफ डैश 1 कितना है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक कांस्टेंट होगा, इसको हमने k बोल दिया से, ठीक है। और y को वापस x बोल देते हैं, क्योंकि f डैश x बराबर k टाइम्स एफ एक्स। ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई y में। अब मैं लाखों बार बोल चुका हूँ कि इसको y बोलो, t बोलो, z बोलो, x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ट्रू फॉर ऑल y। तो y की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो यूजुअली हमें x में देखने की आदत होती है, इसलिए हमने x में लिख दिया। अदरवाइज y में भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर मेरे को f ऑफ y फाइनली पता लग जाए तो f ऑफ x भी पता लग जाएगा, उसी में y की जगह x रख देंगे। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कैच है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स के जो भी फंक्शन आएगा उसको एफ डैश एक्स के साथ ही ले जाएंगे। तो एफ एक्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अगर एफ एक्स 0 हो गया, अगर एफ एक्स आइडेंटिकली 0 हो गया तो 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एफ एक्स बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है कि एफ का कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो वैल्यू 0 आएगी। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये जो फंक्शन रूल है वो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0 इंटू 0 विच इज़ ट्रू। तो उसका मतलब क्या है, एक तो आंसर यही हो गया, केस 1। केस 2, ये एफ एक्स आइडेंटिकली 0 है। आइडेंटिकली 0 होने का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन एफ एक्स बराबर 0, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 है। एफ एक्स एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 है, उसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हर जगह वाई का वैल्यू 0 ही आएगा उसमें, ये ठीक है। आइडेंटिकली 0 होना एंड फंक्शन का नॉन 0 होना, इनमें डिफरेंस क्या है। आइडेंटिकली 0 होने का मतलब हर जगह 0 है, ठीक है। बट अगर मान लिया एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स भी इनफाइनाइट जगह 0 होता है, बट वो आइडेंटिकली 0 नहीं होता। साइन एक्स में अगर मैं एक्स की जगह π/2 रखूँ तो 0 थोड़ा आएगा, 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे एफ एक्स की जगह साइन एक्स लिखा होता तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आइडेंटिकली 0 नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स को हम नॉन 0 भी नहीं बोल सकते। नॉन 0 का मतलब क्या है कि जो कभी भी 0 ना हो, ठीक है। तो एफ एक्स, सॉरी साइन एक्स को मैंने बोला, साइन एक्स नॉन 0 है नहीं,
क्योंकि वो इन्फाइनाइट जगह पे जीरो आएगा। साइन एक्स आइडेंटिकली जीरो है, नहीं, क्योंकि हर जगह थोड़ा जीरो होगा। अब मान लिया मैं ले लूँ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स आइडेंटिकली जीरो है, नहीं, ई रेज टू पावर एक्स का वैल्यू जीरो थोड़ा आता है। ई रेज टू पावर एक्स जो है वो नॉन जीरो है, तो आंसर इज हाँ, ई रेज टू पावर एक्स कभी जीरो नहीं होता, चाहे एक्स कुछ भी रखो उसमें। खैर, केस 2, अगर एफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, देखो नॉट आइडेंटिकली जीरो बोला है, मतलब अगर एफ एक्स कहीं कहीं जीरो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर के अपॉन एक्स। तो ये जो इक्वेशन आया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर के अपॉन एक्स। अब जिसने देखो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, उससे अगर मैं पूछूं कि x का इंटीग्रेशन क्या हो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो बोलेंगे ln x होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x। तो 1 अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इस बात को देखो इंटीग्रेशन आगे पढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अगर एफ डैश एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स को छोड़ दिया, उसके साथ जो भी एफ एक्स का टर्म है वो एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेशन क्या है तो हम नहीं बता सकते ये, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आई कैन नॉट राइट डाउन ln एफ एक्स, नहीं लिख सकते। ऐसे तो दुनिया में कुछ भी फंक्शन आ जाएगा उसको हम नीचे जाके एफ एक्स ही बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा है। बट अगर साथ में एफ डैश एक्स लिखा हो, ठीक है, मतलब अगर ये डी एफ एक्स लिखा हो तो फिर ये एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, तब बेसिकली इसको हम ln एफ एक्स बोल सकते हैं, तब ये चल जाएगा। तो यहाँ पे ये एफ डैश एक्स लिखा है, अगर एफ डैश एक्स लिखा है तो इसको एक मिनट के लिए छोड़ दिया। अब जो एफ एक्स है वो एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो एफ एक्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 अपॉन एक्स। कब, जब एफ डैश एक्स प्रेजेंट है। तो इसलिए अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, ln एफ एक्स बराबर के ln एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट नोट क्या हो गया, नोट इफ एफ डैश एक्स इज present in numerator, then fx can be treated as x for integration। अब जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये आगे जाके डिटेल में समझ में आएगा, अभी के लिए तो इतना ही मान लिया। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया ln एफ एक्स बराबर, देखो ln के को भी पावर में ले गए, प्लस c को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ln c को, c एक कांस्टेंट है और हम कुछ भी मान लिया ln अल्फ़ा ऐसे लिख सकते हैं, ln अल्फ़ा का वैल्यू c है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, ताकि इन दोनों लॉग को क्लब कर पाएँ। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ये ln हटा दिया तो हमारे पास कितना आ गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू एक्स रेज टू पावर सम कांस्टेंट, ये फंक्शन आ गया। फिर इसमें दो अननोन आ गया, अल्फ़ा भी आ गया और के भी आ गया। तो अब वेरीफाई करेंगे कि अल्फ़ा और के डिटर्मिनेबल है या नहीं है। तो फंक्शन रूल क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसमें वेरीफाई किया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स बराबर अल्फ़ा इंटू एक्स रेज़ टू पावर के का मतलब क्या है कि एक अल्फ़ा लिखा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी पावर के लिख दिया।
तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक अल्फ़ा लिखा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी पावर के लिख दिया, बराबर एफ एक्स की जगह अल्फ़ा लिखा, एक्स की जगह के लिख दिया, एफ ऑफ वाई अल्फ़ा लिखा, ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी पावर के लिख दी, ये हो गया। तो एक्स वाई ये तो कैंसिल हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे कैंसिल कैसे कर दिया, कैंसिलेशन के तो मना किया था। तो ये देखो फॉर ऑल एक्स वाई लिखा है, ऑल एक्स वाई के लिए हम चेक कर रहे हैं, कोई रूट वूट सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। बट अल्फ़ा को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अल्फ़ा ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फ़ा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर 0 और 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर, अगर अल्फ़ा 0 है तो 0 और एफ एक्स बराबर एक्स रेज़ टू पावर के। अच्छा, यहाँ से भी एफ एक्स बराबर 0 आया था और यहाँ से भी आ गया, तो बस नेट आंसर यही रहेगा। और कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो बस यही आंसर हो गया। क्या तो एक्स रेज़ टू पावर के टाइप फंक्शन हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4। सोल्यूशन, सबसे पहले तो देखो रूट एफ एक्स है और इसने क्या बोला फॉर ऑल एक्स वाई, तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए रूट एफ एक्स डिफाइन होगा, तो उसका मतलब क्या है कि एफ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू के लिए, वरना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये ऐसे हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट लिया तो वैसे प्लस माइनस आएगा, बट जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी एफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आ गया, ठीक है। फिर अपना वही डिफरेंशिएशन वाला मेथड डी डी एक्स किया, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू, फिर अंदर आए तो एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1, फिर और अंदर आए तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ गया, सही है। तो अब इसमें हमने क्या किया, x की जगह -1 रख दिया। क्यों रख दिया -1? यहाँ पे एक सिंगल आर्ग्यूमेंट y बन जाएगा, x प्लस 1 को 0 रख दिया, या x के -1 रख दिया, तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया। तो f डैश y अपॉन रूट एफ ऑफ y बराबर f डैश -1 अपॉन रूट एफ ऑफ -1, ये बन गया, ठीक है। अब जैसे जो भी फंक्शन आएगा उसके लिए एफ ऑफ -1 एक फिक्स्ड नंबर आएगा, ऐसी एफ डैश -1 एक फिक्स्ड नंबर आएगा। तो ये पूरा जो चीज़ है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा के, मान लिया से। तो यहाँ से एफ डैश वाई अपॉन रूट एफ ऑफ वाई के हो गया, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये ठीक है, चाहो तो उसको x में लिख लो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स बराबर के, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेशन करते समय हमने रूल क्या बताया था कि अगर एफ डैश एक्स प्रेजेंट है तो एफ एक्स को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ये एफ डैश एक्स प्रेजेंट है तो एफ एक्स को x की तरह, मतलब ये x रेज़ टू पावर -12 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, कुछ ऐसे होगा।
तो अगर ये x की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा fx की पावर हाफ अपॉन हाफ बराबर kx प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज fx की पावर हाफ बराबर हाफ को उधर ले गए तो kx प्लस सी बाई टू। अब देखो k और c दोनों अननोन है, तो k बाई टू और c बाई टू भी अननोन है, तो उनको ऐसे लिखने की बजाय हमने ऐसे लिख लिया k1x प्लस c1, मतलब k बाई टू को k1 बोल दिया। क्यों बार बार दो 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 लिखें, तो इसलिए fx कितना आ गया k1x प्लस c1 का होल स्क्वायर। सही है। हाँ, अब हम देख लेते हैं इसने f ऑफ वन k1 और c1 देखो दो वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दो वैल्यू निकालने के लिए मेरे को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन उसने क्या बोला है कि f ऑफ 1 4 है, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं x बराबर y बराबर 0 रख दें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा रूट f ऑफ 1 बराबर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा f0 प्लस रूट f0, ऐसे हो जाएगा। f ऑफ 1 4 है तो ये आ जाएगा रूट 4 बराबर 2 इंटू रूट f0। तो 2 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो f0 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गया, f0 1 के बराबर है एंड f ऑफ 1 4 के बराबर है। तो इसमें हमने बारी बारी से एक बार x बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर 0 रखने से रूट f0 कितना आ जाएगा c1, यहाँ पे रख दिया, मतलब इस जगह पे रख दिया, दोनों की वन। और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो दिस इम्प्लाइज c1 बराबर 1। फिर हमने इसमें x बराबर 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा रूट f1 बराबर k1 इंटू 1 प्लस c1। f1 कितना था 4, उसका स्क्वायर रूट 2, तो 2 बराबर k1 प्लस c1 का वैल्यू यहाँ से रख दिया 1, तो दिस इम्प्लाइज k1 बराबर 1। तो k1 और c1 दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया, तो ये कितना हो गया x प्लस 1, और fx हमारा कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ fx is differentiable function then, ठीक है, इधर आ गया फंक्शनल रूल और इधर आ गया फंक्शन। ये रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बोले कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx प्लस f ऑफ y है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू R, तो जो फंक्शन आएगा वो आएगा fx इज इक्वल्स टू kx।
अच्छा ये समझ आता है, जैसे ये फंक्शन रूल लिखा है, इसमें एफ एक्स बराबर जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो बराबर जीरो सही है, तो वो अपने आप यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर के का वैल्यू जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो वहाँ से वो फंक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, अगर हमने लिखा एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो देखो ध्यान से देखो, अगर हमने लिख दिया एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर लिख दिया, तब तो केवल एक ही फंक्शन आएगा एफ एक्स बराबर जीरो। अगर इसी रूल में हम एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर माइनस जीरो लिख दें, आर माइनस जीरो लिख दें, तो फिर एफ एक्स आ जाएगा के एल एन मॉड एक्स। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा जीरो तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो वहाँ से के की वैल्यू जीरो रखोगे तो आ जाएगा। अब आर माइनस जीरो लिखने से क्या हो गया, अब ये एल एन एक्स भी सेटिस्फाई करेगा, लॉग एक्स टू द बेस 2 भी सेटिस्फाई करेगा, लॉग एक्स टू द बेस 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो के विल टेक केयर ऑफ के का वैल्यू अगर मैं 1 अपॉन एल एन टू लिख दूँ तो एल एन मॉड एक्स अपॉन एल एन टू, बेस चेंजिंग थ्योरम से इट विल बिकम लॉग मॉड एक्स का बेस 2, तो सारे फंक्शन कवर हो जाएंगे के का वैल्यू अलग अलग लेके। दे आर इन्फाइनाइट सच फंक्शन, लॉग एक्स नहीं है, बेस कुछ भी हो सकता है लॉग का। ठीक है। अच्छा आर लिखा है इसलिए हमने मॉड लगा दिया, तो मतलब अगर एक्स नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। आर नहीं लिखा होता, जैसे अगर मान लिया मैं केवल ऐसे बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर प्लस कर दें, आर प्लस में जीरो नहीं आता, तो फिर यहाँ पे आई विल से कि एफ एक्स बराबर कुछ नहीं, फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे लिख दो। ठीक है। फिफ्थ, अगर मैं लिख दूँ एफ ऑफ एक्स ओवर वाई बराबर एफ एक्स माइनस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू मान लिया आर प्लस, तो ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, एल एन ए अपॉन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी होता है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स कितना आ जाएगा के इंटू एल एन एक्स। बाकी वही है, अगर मैं आर माइनस जीरो लिखता तो यहाँ मॉड लगा देते। सिक्स्थ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। सही है। इसमें क्या है कि ये तो एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी हो गई, जैसे ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई होता है। अब देखो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ई की जगह बेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो एफ एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे ए रेस टू पावर एक्स। ठीक है। और एफ एक्स बराबर 0। ठीक है। एफ एक्स बराबर ए रेस टू पावर एक्स लिख लिया, तो ए रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, तो वहाँ से ई रेस टू पावर एक्स, 2 रेस टू पावर एक्स, 3 रेस टू पावर एक्स सब कवर हो गया। ठीक है। और अगर एफ एक्स 0 है तो 0 बराबर 0 इंटू 0, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। ये हो गया सिक्स्थ। इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे कि एफ एक्स बराबर 0 को हटाते हैं और यहाँ पे हम बोल देंगे ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो 0 आ जाएगा और अदरवाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, उसका मतलब कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो वैल्यू 1 ही आएगी, तो वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑफकोर्स 1 बराबर 1 इंटू 1 सही है, तो वो अपने आप यहाँ से आ जाएगा। अगर ए 1 होगा तो 1 रेस टू पावर एक्स 1 ही होगा, तो वो अपने आप कवर हो जाएगा, मतलब कुछ चीज़ छूटा नहीं, कहने का मतलब ये। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अगर ऐसा है तो एफ एक्स बराबर 0 भी चलेगा एंड
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स रेज टू पावर के भी चलेगा। के मतलब कोई इंटीजर होना जरूरी नहीं है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 7 के बाद 8th, अगर मान लिया हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एन बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन एन, तो जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर के एक्स ही आएगा। एन अब कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6 कुछ भी। एन अगर 1 ले लिया तो यही वाला फंक्शन आ जाएगा, अगर एन 1 ले लिया तो ये भी अपन 2 ले लिया तो भी चल जाएगा, 3 ले लिया तो भी चल जाएगा। आंसर यही आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स। तो दीज आर द सम फंक्शंस, ठीक है, विच वी कैन कीप इन आवर माइंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर हम इनमें से किसी एक कैटेगरी में देख लें कि यार ये तो इसमें फॉल कर रहा है, तो दैट विल ऑल्सो डू। ठीक है, फिर वो भी काम करेगा। जैसे कि क्वेश्चन लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन which satisfy f of x y बराबर y f x प्लस x f y for all x comma y belonging to R plus, then find एफ एक्स। ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन, अब देखो इसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग खर्च होगा और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई, ये लिखा है। इसमें आई वॉन्ट कि जो तीनों टर्म है वो एक ही जैसे फॉर्मेट में आ जाएं। तो उससे क्या होगा, उससे फिर हम अगर एक जैसे फॉर्मेट में आ जाए तो मैं f को हटा के g इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आई विल पुट के f ऑफ दिस मच इज g, और g जो होगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा जहाँ से मैं पहचान में आ जाए। जैसे अगर मेरे को इसको सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मेरे को एक्स वाई को अलग अलग करना है, मतलब जो एफ एक्स वाला टर्म हो उसमें केवल x ही इन्वॉल्व हो, एफ वाई वाले टर्म में y ही इन्वॉल्व हो, और जो एफ ऑफ एक्स वाई वाला टर्म है उसमें एफ ऑफ जो भी कुछ लिखा हो एक्स वाई के टर्म्स में लिखा हो। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं इसको सिंपली एक्स वाई से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स को एक्स वाई से डिवाइड किया तो वाई कैंसिल हो गया, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन वाई। ठीक है, ऐसा करने से अब ये सिमेट्रिक हो गया। अगर एफ एक्स अपॉन एक्स को मैं जी एक्स बोलूँ तो देखो ये जी वाई हो जाएगा या ये जी एक्स वाई हो जाएगा, एंड इट विल बिकम वेरी सिंपल। नाउ लेट एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर जी एक्स। अगर एफ एक्स अपॉन एक्स जी एक्स के बराबर है तो सेम फंक्शनल रूल से ये जी एक्स वाई हो गया बराबर जी एक्स हो गया प्लस जी वाई हो गया, ऐसे हो गया। सही है। अब इससे क्या हो गया, इससे ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, जी एक्स वाई बराबर जी एक्स प्लस जी वाई, और आर प्लस इसने बोल रखा है कि एक्स और वाई आर प्लस है, प्लस अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है
तो एफ एक्स अपॉन एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा आर प्लस में। तो ये तो इस कैटेगरी के अंदर आ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा के एल एन एक्स, कौन सा यूज़ करके, फोर्थ नंबर का यूज़ करके, ये वाला रिजल्ट। तो वो जो हमने रिजल्ट याद किए थे उसका फ़ायदा अब मिलेगा ये, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई, मैं कुछ भी याद करने लायक कुछ है नहीं, ये तो मेरे को प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। एल एन एक्स वाई बराबर एल एन एक्स प्लस एल एन वाई होता है और जीरो अलाउड नहीं है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आना चाहिए कि जो जी एक्स है दैट इज़ के एल एन एक्स, ये होगा, ठीक है। अब जी एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया, एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर के एल एन एक्स, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। एफ एक्स बराबर के एक्स एल एन एक्स, ये आंसर हो गया। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला एक्सप्रेशंस हैं उसको भी, मतलब दो चीज़ें, या तो हम इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करके चालू हो जाएं तो भी हो सकता है, ठीक है। बट इसको समहाउ इफ़ पॉसिबल हम अगर नोन टर्म्स के फॉर्म में ले आएँ, इनमें से किसी फॉर्म में ले आएँ, तो वहाँ के बाद तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा टाइम बचेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, के एक्स एल एन एक्स। अब तुम फंक्शन रूल के साथ इसमें रख के चेक कर सकते हो। के की वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, डिटर्मिनेबल नहीं है उसका मतलब क्या है, के कुछ भी रखो 1 2 0 सब के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। उसका मतलब क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट सच फंक्शंस। Let f(x) is a differentiable function and satisfy f of x plus y बराबर f(x) इंटू fy माइनस f(x) माइनस fy प्लस 2 for all x comma y belonging to R. Then find f(x). Solution, देखो f of x plus y बराबर f(x) fy माइनस f(x) माइनस f of y प्लस 2। ये अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये देख के मेरे को क्लिक कर जाना चाहिए। हमने FOM में बोला था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कि कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा है ए बी प्लस ए प्लस बी या फिर ए बी माइनस ए माइनस बी, तो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, +1 इधर से ले लिया और +1 तो इधर से ले लिया और एक 1 इधर भेज दिया। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इंटू f(x) fy माइनस f(x) माइनस fy प्लस 1 एंड दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज f(x) माइनस 1 इंटू fy माइनस 1, ठीक है। और ये कितना हो गया, f ऑफ x प्लस वाई माइनस 1। अब देखो ये f(x) माइनस 1, ये fy माइनस 1, ये f ऑफ x प्लस वाई माइनस 1, तो ये तीनों सिमेट्रिक हो गए। तो हमने क्या कर दिया, लेट gx
इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वन। तो इस रूल के हिसाब से जो भी एक्स एफ के अंदर लिखा है वही जी के अंदर लिखा है, तो उस रूल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, जी एक्स प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, जी एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, जी वाई। अब जी एक्स प्लस वाई बराबर जी एक्स इंटू जी वाई, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो ये तो हो गया जी एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, ये ठीक है, और ज़ीरो, ए रेज टू पावर एक्स और जीरो। दैट विल इम्प्लाई, अब वापस जी एक्स को रख लिया। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, जो भी रिजल्ट हमने याद कराए थे वहाँ से, ठीक। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर है तो या तो जीरो होगा, अरे क्या कर बोल दिया, एक्स प्लस वाई है, सॉरी ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो या तो ए रेज टू पावर एक्स होगा या जीरो होगा, ये डायरेक्टली यूज़ किया, ठीक है। तो जी एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, एफ एक्स माइनस वन बराबर ए रेज टू पावर एक्स और जीरो। तो फाइनली एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस ए रेज टू पावर एक्स और एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। दो आंसर हो गए, ठीक है, यही आंसर हो गया। सो दैट्स इट।